बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दो बड़ी खबरें हैं और उन दोनों पे बात करेंगे। एक तो NRU 2 के तहत सुलेमान शहबाज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे हैं और लंदन में रोपोश थे, और जब शहबाज शरीफ की हुकूमत बन गई तो उसके बाद इसहाक डार और इसहाक डार के बाद सुलेमान शहबाज भी पाकिस्तान पहुंच गए। आप लोगों को याद होगा कि जब वो लंदन में थे तो लंदन से पाकिस्तान पहुंचने से पहले पाकिस्तान के अदालतों ने उनको खुसूसी तौर पे हिफाजती ज़मानत दी, और उस हिफाजती ज़मानत के बाद वो पाकिस्तान पहुंच गए और यहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस में उनका भरपूर इस्तकबाल भी किया गया। हालांकि उनके ख़िलाफ़ जो केस दर्ज था, जिसमें शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, सुलेमान शहबाज, इनके ख़िलाफ़ आप लोगों को याद होगा डॉक्टर रिजवान, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक ऐसा केस तैयार किया था जिसके अंदर वज़ीर आज़म और उनके साहिबजादों को जेल जाना था, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ तकरीबन मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और जो 16 अरब रुपए पाकिस्तानी कौम की लूटने का इल्ज़ाम था वो तकरीबन साबित होने वाला था उस वक्त के रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन जब शहबाज शरीफ की हुकूमत बन गई, FIA उनके अंडर आ गई, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम के तमाम सबूत कहीं या तो गायब हो गए या लापता हो गए। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बरी हो गए, हमज़ा शहबाज भी बरी हो गए, आज सुलेमान शहबाज को भी बरी कर दिया गया। देखें, पाकिस्तान के अंदर ये बदकिस्मती है। अभी मैं डॉन न्यूज़ पे उसका रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो जज साहब ने जो सवालात FIA के हुकाम का जो जवाब था कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। डॉक्टर रिजवान, आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त ये जो केस था, मीडिया के अंदर ये खबरें उस वक्त भी आ रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करके सारे शवाहिद इकट्ठे किए थे और सारे शवाहिद अदालत के सामने पेश किए थे। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के अंदर ये तब्दीली आ गई, तो उसके बाद फिर वो सारे के सारे गवाह भी दूसरे साइड पे चले गए, मकर गए। उसके बाद फिर ऐसा कोई जादू हुआ कि जितनी भी सबूत इकट्ठी की गई थी सारे के सारे सबूत गायब हो गए। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ जब भी आप ताकत में होंगे तो आपके ख़िलाफ़ कोई भी केस साबित नहीं हो सकता। आपके पास आपके ख़िलाफ़ अगर कोई केस साबित भी हो जाए, लेकिन जब आप ताकत में आएंगे तो उसी तरह आपके ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म होंगे और आपको एक क्लीन चिट मिलेगा, जिस तरह की शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और सुलेमान शहबाज को मिल गया। मरियम नवाज़ को ऑलरेडी मिल चुका है। PDM के बाकी रहनुमाओं के जो केसेस थे वो जिस तरीके से ख़त्म होते जा रहे हैं। हम हमेशा बात करते हैं कानून की हुक्मरानी की, और इन केसेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर रिजवान की ज़िंदगी इस केस के अंदर मुबैना तौर पे चली गई। डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या उनको खिलाया गया था, उस पर इमरान खान ने कई बार ये क्लेम भी किया कि डॉक्टर रिजवान को मार दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की और जिन ताकतवर लोगों को कानून के नीचे लाकर उनको सज़ा की करीब पुश कर दिया, और वो बहुत करीब तक इस जेल के अंदर चले जाते और पाकिस्तानी कौम का ये पैसा उन लोगों से रिकवर करके कौमी ख़जाने में जमा किया जाता, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर। आप ऐसे माजी में भी काफ़ी सारे NRO जब परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था तो उस वक्त भी बड़े बड़े केसेस बन गए थे, और उसमें इल्ज़ाम यह था कि पाकिस्तानी कौम के पैसे लूटे गए हैं। लेकिन जब मुशर्रफ ने डिसाइड कर दिया कि इनको मैंने NRO दिया, तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी अदालतों ने भी उन तमाम लोगों को क्लीन चिट दिया, और वो लोग खुशकिस्मत थे क्योंकि उनको NRO जब मिल गया तो NRO मिलने के बाद उनके सारी केसेस भी ख़त्म हो गई। सेम वही चीज़ अभी NRO 2 के तहत आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सुलेमान शहबाज, अच्छा उसी वक्त अगर आप पढ़ ले, मुझे याद है कि जब शहजाद अकबर उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और उस हवाले से काफ़ी सारे ऐसे दोस्त थे मीडिया के अंदर भी कि वो उस वक्त उन रिपोर्ट्स को आवाम के सामने लेकर आ रहे थे, तो उसमें डॉक्टर रिजवान की टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और ऐसे शवाहिद सामने लेकर आए थे कि उस वक्त ये क्लेम किया जा रहा था कि इन शवाहिद के बुनियाद पर
न सिर्फ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बल्कि सुलेमान शहबाज न सिर्फ जेल जा सकते हैं, बल्कि उनसे पाकिस्तानी कौम के 16 अरब रुपए भी रिकवर होंगे। और उसके बाद एक और भी केस था, मेरे ख्याल में ये टोटल तकरीबन 24 अरब रुपए बनते थे। लेकिन खुशकिस्मत सुलेमान शहबाज को आज क्लीन चिट अदालत ने दे दिया और उनको भी बरी कर दिया। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि पाकिस्तानी वो एक बदकिस्मत कौम है कि इनको 75 साल से लूटा जा रहा है। आप देख लें कि आज भी हम लोग IMF से भीख मांगते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ एक ईमानदार हुक्मरान की, एक ऐसी ईमानदार हुक्मरान की कमी है कि वो आ जाए और कम से कम 10 साल तक पाकिस्तान को चलाए। आप यकीन करिए कि अगर एक ईमानदार हुक्मरान पाकिस्तानी कौम को मिल गया तो 10 साल में पाकिस्तान इन तमाम मुश्किलात से और इन तमाम बैरूनी कर्ज़ों से आज़ाद हो के दुनिया के अंदर एक जो तरक्की का रास्ता है उस पर गामज़न होगा। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि उनको कोई भी एक ईमानदार हुक्मरान नहीं मिला, और इसमें हमारा भी एक कसूर है, क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जो मोरिसी सियासतदान हैं, जो ख़ानदानी सियासतदान हैं, शरीफ फैमिली है, जरदारी फैमिली है, फजलुर्रहमान फैमिली है, वली फैमिली है, मतलब जितनी भी मोरिसी सियासी जमातें हैं, वहाँ पर हम लोग उन सियासी ख़ानदानी जमातों को मुंतखब करके इक़्तिदार उनके हाथ में देते हैं। बारी बारी आकर पाकिस्तान का वो हशर बनाते हैं जो 75 साल से हम देख रहे हैं। और इन लोगों की मौजूदगी में पाकिस्तान कभी भी इन मुश्किलात से न निकल सका। कभी जो मिलिट्री डिक्टेटर है वो आ जाते हैं, वो भी आप अगर 75 साल में देख ले तो उनकी हुकूमतों में भी कभी भी पाकिस्तान इसी तरह तरक्की के रास्ते पे गामज़न नहीं हुआ कि जहां पाकिस्तान को तमाम बैरूनी कर्ज़ों से निजात मिलकर हम तरक्की के रास्ते पर गामज़न होकर हम भीख मांगने के बजाय लोगों को कर्जा देने वाला मुल्क बन जाए। ये सिलसिला पाकिस्तानी अवाम की वजह से चलता रहेगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तानी अवाम के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, हम लोग वोट के ज़रिए एक असल फैसला नहीं करेंगे कि हमारा हुक्मरान किस बंदे को होना चाहिए। जब तक हम इन मोरसी सियासी जमातों को फॉलो करेंगे, ब्लाइंडली उनके ग़ुलाम बनकर उनके पीछे जाएंगे, उसी वक्त तक पाकिस्तान कभी भी इन मुश्किलात से नहीं निकल सकता। अभी आप आ जाए, कल से एक मुहिम शहबाज शरीफ ने शुरू कर दिया है। कल शहबाज शरीफ ने जब ये ट्वीट की कि इमरान खान की इमाम पर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत की जा रही है, या उसी तरह का एक कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। अच्छा, कल मैंने सारा सोशल मीडिया सर्च किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर सर्च करते 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 जब मिला तो वो शाहीन सहबाई साहब, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, अमेरिका में मुकीम है, दी न्यूज़ की एडिटर रहे हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनको करार दिया जाता है काफ़ी अरसे से कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के साथ एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। उन्होंने अयूब खान का हवाला दिया था कि पेशावर में ऐसा कोई केस हुआ था और वहाँ पे कोई किसी जवान ने फायरिंग की थी, और उस फायरिंग के बाद फिर हालात ये बन गए कि अयूब खान ने रिज़ाइन कर दिया और उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। उसने कोई मादी के एक केस का हवाला दिया था, और उसी चीज़ को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म ने सारा इल्ज़ाम इमरान खान पे आयद कर दिया, और ये कौम को बताने की कोशिश की गई कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बगावत की मुहिम शुरू कर दी गई है। इस पे मेरे ख़्याल में शर्म करनी चाहिए। और ये जो मैं देख रहा हूँ, मैं अभी पीपल्स पार्टी की कुछ वज़रा को देख रहा था, मुस्लिम लीग नून के वज़रा को देख रहा था, इन लोगों को शर्म करनी चाहिए। देखिए, अपने आप को ज़्यादा ताबेदार और वफ़ादार साबित करने के लिए एक रेस शुरू हो चुका है, और ट्विटर पे ये लोग वज़ीर-ए-आज़म की उसी ट्वीट के बाद अजीब अजीब किस्म की दलाइल देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बगावत का एक मंसूबा बनाया गया था या एक मुहिम शुरू किया गया था। एक अजीब किस्म की चीज़ चल रही है। मतलब इतनी शर्म की बात है
کہ ایک جرنلسٹ ہے, उसने माजी के किसी वाक़ये का हवाला दिया और आपने उसी जर्नलिस्ट की उसी बात को उठाकर एक इतना बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे लगा दिया. और उसके बाद फिर शीरी रहमान को देख ले, मरियम औरंगज़ेब को देख ले, मतलब इस किस्म के जो चमचे हैं, जो अपने आप को अपनी लीडर्स के बहुत ज़्यादा एक किस्म के कि येस बॉस के तौर पे साबित करने के लिए जो कैंपेन का हिस्सा बन गए हैं. मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि ये किस तरह के सियासतदान हैं. मतलब अगर ये सियासतदान हैं तो ये सियासतदान तो कभी भी पाकिस्तान में तब्दीली नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि एक खुददार सियासतदान वो तब्दीली लाने की अहलियत भी रखता है और उनसे आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं. लेकिन उस बंदे से कि जो आपके जूतों के सामने लेटने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इस हद तक वफादार और ताबेदार ज़ाहिर करने के लिए उस सतह तक नीचे आ जाते हैं जहां आप किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो वो लोग पाकिस्तान में किस तरह तब्दीली लेकर आएंगे. देखिए, शाहीन सहबाई साहब के एक ट्वीट को बुनियाद बनाकर जिस तरीके से एक कैंपेन लॉन्च कर दिया गया, मेरे ख्याल में ये इंतहाई शर्मनाक था. एक वज़ीर-ए-आज़म के लिए उस किस्म का बयान देना बिल्कुल मज़ाक़-ए-ख़ेज़ और हैरानकुन था जो कल शहबाज शरीफ ने दिया है. मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तानी फ़ौज इसका बहुत सख्त नोटिस लेंगे और शहबाज शरीफ से इस हवाले से पूछ-गछ भी करेंगे, शहबाज शरीफ से इस हवाले से मालूमात भी हासिल करेंगे और उसके बाद जिन सहाफ़ियों ने और जिन सियासी रहनुमाओं ने इसमें हिस्सा लिया उनसे तफ्तीश भी करेंगे, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा. लेकिन बदकिस्मती ये है कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. अभी आप मुझे ये बताइए कि लोग जब इस किस्म के सूरत हाल को देखते हैं तो वो क्या सोचेंगे, मतलब जो आम आवाम है वो क्या सोचेंगे. आप आम लोगों को क्या बताने की कोशिश करते हैं. मतलब ये तो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत मौजूद नहीं है, एक येस बॉस वाले लोग मौजूद हैं जो अपने आप को येस बॉस के तौर पे प्रूव करने की कोशिश करते हैं. जमहूरी ममालिक तो ऐसे नहीं चल सकते. एक तस्वीर मैं देख रहा था और उस तस्वीर में फिर एहसन इकबाल ने और बाकी लोगों ने भी उसको ट्वीट कर दिया और मुझे, आप यकीन करें, मुझे वैसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि किसी भी जमहूरी मुल्क में आप इस किस्म की तस्वीर नहीं देख सकते. देखे, आर्मी चीफ हमारे लिए काबिल एहतराम है, पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह है, लेकिन एक जमहूरी मुल्क के अंदर आर्मी चीफ जो है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की मातहत हैं. जो मिनिस्टर हैं वो बेसिकली इलेक्टेड लोग होते हैं. प्रोटोकॉल के अंदर अगर वज़ीर-ए-आज़म किसी फ़ोटोग्राफी के लिए खड़े हैं तो एक तस्वीर में वज़ीर-ए-आज़म के दोनों साइड पे वफाकी वज़रा होनी चाहिए. उसके बाद फिर आखिर में अगर आर्मी चीफ खड़े होंगे वफाकी वज़रा के बाद तो फिर भी ये चीज़ें समझ आ जाती हैं. लेकिन इन तस्वीर को आप देख ले तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी हुकूमत है वो किस हद तक जमहूरियत पे अमल दरामद करते हैं और किस हद तक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जमहूरियत नापिस है. अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होती तो क्या यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स बन सकती थी या कोई जमहूरी हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत कर सकते हैं? कभी भी नहीं. देखिए, 9 मई के वाक़यात है, उस पर बहस हो रही है और उसमें हम हमेशा एक बात करते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को साबित करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाए ताकि इसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात हो जाए और असल जो मुल्ज़िमान हैं, जो मुलविस लोग हैं, उनको कौम के सामने लाए जाए और उनको सज़ा दी जा सके. लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं है. ये खूबजदगी हुकूमत की क्या है, किस बात से हुकूमत डर रही है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं और हुकूमत के जो लोग हैं उनको इस चीज़ का इल्म होगा. लेकिन एक जो बुनियादी बात है वो ये है कि 9 मई के वाक़यात से सबसे ज़्यादा फ़ायदा PDM को पहुँचा. PDM की जमातों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ. इसी वजह से शकूक व शबहात उसने जन्म दिए हैं कि 9 मई के अगर आज़ादाना तहकीकात हो जाए तो क्या इसमें PDM किस हद तक PDM के लोग मुलविस थे और उन्होंने लोगों को मुलविस कराया था. जब तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी इस चीज़ की हक़ाइक़ जो है वो कौम के सामने कभी भी नहीं आ सकते. थैंक यू वेरी मच. ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए.